Hi, you are watching North Vidya and YES. Let's make it easy. नॉर्थ से 2022 हो चुका है और आशा करता हूँ आपका नॉर्थ से 2022 बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आपने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी होगी। अपनी साल भर की मेहनत 3 घंटे में झोंक दी होगी और बहुत अच्छे परिणाम भी आएंगे। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिज़ल्ट का वेट करिए और तब तक का जो टाइम है उस टाइम में आप एंजॉय करिए, चिल मारिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको, ठीक है। और साथ ही में थोड़ी बहुत नॉलेज भी अपग्रेड करती रहना है, ठीक है। तो जैसे हम आज की वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग जगत के बारे में, है ना। नर्सिंग जगत वैसे बहुत बड़ा है, उसकी संपूर्ण जानकारी देना मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा जान पाएँ, ठीक है। तो आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू बी ए नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर एंड अदर नर्सिंग प्रोफेशनल्स लाइक ANS DNS, या अगर हम कॉलेज की बात करें तो प्रोफेसर या प्रिंसिपल, है ना, कैसे बन सकते हैं आप। तो वहीं से शुरू करते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको किस पोस्ट के लिए कितनी चाहिए होती है और कितनी सैलरी आपकी बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूलिंग की। स्कूलिंग में आपके लिए दो तरह के बच्चे हो सकते हैं हमारे पास, एक साइंस स्ट्रीम के, एक नॉन साइंस स्ट्रीम के। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे उनके पास होते हैं 3 सब्जेक्ट PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें आपको कम से कम 12वीं कक्षा में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। दूसरी तरफ बात करें नॉन साइंस बच्चों की, जिसमें आते हैं आर्ट्स या कॉमर्स, उनको भी अपने स्ट्रीम में मिनिमम 50% मार्क्स की आवश्यकता होती है। अब बात आती है नर्सिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो आप इसके बाद नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस देते हैं, कहीं पर एग्ज़ाम होता है, कहीं डायरेक्ट होता है। तो जैसे कि नीट UG, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, या जिपमर की बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरिट बेस पर, या फिर डायरेक्ट बस अपने पैसे दिए और एडमिशन हो गया आपका, ठीक है। कोई मेरिट नहीं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं। वही नॉन साइंस के भी केस में भी वही होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही कम ऐसे जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ तो ये लोग डायरेक्ट ही कराते हैं, इसलिए इनको महंगा ही पड़ता है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनल कि ऑलवेज़ गो फॉर द गवर्नमेंट रिप्यूटेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। आगे बात करें एडमिशन इन द नर्सिंग कॉलेज, INC रिकॉग्नाइज्ड, है ना। आपको जब भी किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो INC रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के ही लेना है आपको, ठीक है। उसके बिना आपको उसमें एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, वो INC रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 4 साल का रिकॉर्ड चेक करिए, INC हर साल अपनी लिस्ट निकालती है कि इस साल इतने कॉलेज हमारे द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिए, जिस कॉलेज का, जिस यूनिवर्सिटी का पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड अच्छा मिलता है एटलीस्ट, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरह के कोर्स यहाँ करने वाले हैं आप, BSc नर्सिंग एंड GNM। तो BSc नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे कोर्स प्रोग्राम कितना है, ये बैचलर प्रोग्राम है आपका, 4 साल का होने वाला है। 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप होगी। पेड इंटर्नशिप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है दोस्त, अच्छा भाग्य रहेगा तो मिल जाएगी और नहीं होगा अच्छा भाग्य तो नहीं मिलेगी। काम तो चलाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार हर जगह है। 3.5 साल का GNM आपका थ्योरी कोर्स रहेगा, 6 महीने की पेड इंटर्नशिप। बात वही है यहाँ पर भी कि GNM में तो और बुरा हाल है, कई बार आपको उल्टा पैसे देकर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ऐसा भी माहौल देखने को मिल रहा है। इस पर बात करेंगे हम अपने वीडियो के पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर पार्ट 2 सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला होता है, जिस पर हम वो बातें करते हैं जिन पर कोई बातें नहीं करता। नेक्स्ट आता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की बात करें तो ये 2 साल का प्रोग्राम है। एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू हो सकता है, जैसे आजकल जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UP जो इसमें एग्ज़ाम करवा रही है, वो BSc की बात करें, पोस्ट बेसिक की बात करें, GNM की बात करें, तो सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चाहिए। आगे बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की। तो आपने अब डिग्री ले ली है ना, यू आर ग्रेजुएट इन नर्सिंग फील्ड, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जैसे कि नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एम्स। पहले एम्स के सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करते थे, लेकिन अब कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं नॉर्सेट। नेक्स्ट इज जिपमर, BHU, ESIC, RRB, BSF, DSSB, या और भी आपकी जो है एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आज की तारीख में, अगर आपको अच्छी वैकेंसीज और बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी चाहिए तो इट इज़ नर्सिंग प्रोफेशन। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पे एग्ज़ाम देने का सुनहरा मौका मिलता है आपको। लेकिन GNM की बात करें तो आपको 2 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए होता है। सैलरी बनती है आपकी लेवल 7 की।
जो नए बच्चे हैं जो यूट्यूब पर देख के प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें पता है 70,000 मतलब कोई 80-70 बता देता है, कोई आपको 75 बताता है, कोई आपको 80 बताता है। हाँ, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे आज और आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपकी जो इनकम कैसे, किस प्रकार से और कितनी बनने वाली है और क्या सिस्टम होता है सैलरी बनने का, वो भी आपको बताया जाएगा कुछ ही देर में। तो किस तरह का आपके लिए एग्ज़ाम में नोट आता है एडवर्टीज़मेंट, जैसे नॉर्थ के एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेश किया है। तो देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग आपका जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट बेसिक की बात करें तो वो भी, या बेसिक नर्सिंग, आईएनसी नर्सिंग, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड एज द नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। दूसरी बात करें डिप्लोमा की बात करें, मतलब कि जीएनएम की बात करें तो जीएनएम आपका किससे होना चाहिए, आईएनसी रिकॉग्नाइज या स्टेट नर्सिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज या काउंसिल या फिर बोर्ड से होना चाहिए आपका। दूसरी बात आपका रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफ इन अ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो ज़रूरी है आपका। थर्ड वन इज़ द 2 year एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंशन है वो, मतलब कि जिस तारीख पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, उस तारीख के बाद से आप यदि काम करते हैं किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जहां 50 बेडेड है एटलीस्ट, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करें तो और क्या क्या इसमें पोस्ट होती हैं, नर्सिंग ऑफिसर के बाद प्रमोशन की बात करें तो आपका प्रमोशन होता है और आप बनते हैं एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डीएनएस की बात अगर बात करना चाहूँ तो इसमें ये जो पोस्ट होती है दिस इज़ द प्रमोशनल पोस्ट ऑफ एएनएस, समझ रहे हैं। एएनएस जो है या प्रमोशनल ग्रेड ऑफ एएनएस कह सकते हैं ना। तो डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड एनएस इज़ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड चीफ नर्सिंग ऑफिसर। इसलिए जो एएनएस और डीएनएस है, कहीं कहीं आपको एएनएस मिलेगा, कहीं कहीं डीएनएस मिलेगा। दोनों पोस्ट रेयरली मिलती है कि एक ही हॉस्पिटल आपको एएनएस भी मिल जाए और डीएनएस भी मिल जाए, ठीक है। अब क्या कारण है उस पर हम बात करेंगे पार्ट 2 में, क्यों नहीं मिल पाती है पोस्ट। अगला आता है इनकी सैलरी। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी बनेगी लेवल 7 की, जिसका ग्रेड पे होगा 4600। एसएनओ की सैलरी होगी लेवल 8 पर, ग्रेड पे होगा 4800। एएनएस की बात करें और डीएनएस की बात करें, दोनों की सैलरी सेम होती है लेवल 10। एनएस की बात करें तो लेवल 11 एंड सीएनओ जो आपका 500 बेडेड हॉस्पिटल यदि है तो ही सीएनओ नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसी वजह से एक वैकेंसी और मारी जाती है इस नियम के अंतर्गत आते हुए। लेकिन इस पर भी क्या करना है पार्ट 2 में बात करेंगे। अभी हम इन जनरल बात कर लेते हैं। लेवल 12 की सैलरी बनेगी 7600 ग्रेड पे के साथ। तो अब सबसे ज़रूरी आता है इम्पॉर्टेंट कि कितनी सैलरी बनेगी। ये लिंक मैंने दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ये लिंक। और यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 कैटेगरी में आप पूरा 3 कैटेगरी हर सिटीज़ को में बांटी हुई हैं, देश भर की, भारत देश की जितनी सिटीज़ हैं 3 कैटेगरी में बांटी हुई है, XYZ। और जहाँ पर एक्स कैटेगरी में आपको जो HRA मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस, वो मिलता है आपको एक्स कैटेगरी में 27%, वाई कैटेगरी में 18% और जेड कैटेगरी में 9%। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी, जो सबसे कम सैलरी है। लेवल 7 नर्सिंग जगत में सबसे कम सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की होती है। लेवल 7 4600 ग्रेड पे के साथ आपकी जो मिनिमम बेसिक पे बनता है 44,900। देखते हैं कितना सैलरी आपकी बनने वाला है। तो रेडी है हमारे आगे सैलरी किस तरह से कितनी बनने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स कैटेगरी में। तो अगर एक्स कैटेगरी की बात करें तो वो कैटेगरी आती है जहाँ पर आपका HRS 27% मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पे आपका 44,900 बन जाता है। आपका DA 34%, जो सब जगह 34% ही बनने वाला है आपका, 15,266। HRS 27%, 12,123। TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका होता है 3600। HR होता है हाउस रेंटल अलाउंस एंड DA फॉर डियरनेस अलाउंस। DA और TA जब ट्रैवल करते हैं उस वक्त DA जो आपको मिलता है वो मिलता है आपका 1224 रुपये। और ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल आपको जो मिलने वाली है, इसमें भी कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं की गई है, मतलब कि बनता है 77,113 रुपीज़। ये आपका ग्रॉस सैलरी है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, इसमें आपको जो है नर्सिंग अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें नर्सिंग अलाउंसेस में उसमें आपके नर्सिंग प्रोफेशनल अलाउंस मिलते हैं, साथ ही में आपको
मिलते हैं ड्रेस के अलाउंस या फिर बाकी अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब जोड़ के रफली अगर हम बात करें तो 10,000 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आपकी सैलरी बनने वाली है 87,000, जिसमें थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा और एनपीएस कटेगा, तो आपकी सैलरी फिर से आपकी 77,000 के करीब आ जाएगी। तो दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि टैक्स तो नहीं आना है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास जाना है जिससे देश निर्माण होना है, तो खुशी की बात है वो भी। दूसरी बात, जो सेकंड पार्ट इज़ एनपीएस। एनपीएस इज़ अ नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा लिया जाता है, कुछ से पैसा हिस्सा गवर्नमेंट पे करती है, और इससे एक आपकी जो पेंशन की जो रकम बनती है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, जो आपके रिटायरमेंट का बहुत बड़ा सहारा होती है, वो आपको मिलती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपको गवर्नमेंट जॉब का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शो क्लासीफाई सिटीज़ अंडर द एक्स कैटेगरी, वो आप देख सकते हैं लिस्ट में कि आपकी सिटीज़ में आती है या नहीं आती है। इसी तरह वाई में जाएंगे, डी वाई 34% है, आपका एचआर रेट कम हो गया है, 27 से 18% हो गया है। ठीक है, 27 से 18% हो गया है। और टी की बात करें वही 3600, 12, 24, और यहाँ आपकी ग्रॉस सैलरी 73,000, तो आप इसमें 10,000 ऐड करेंगे तो आपकी 83,000 बन जाएगा, 83,000। तो यहाँ भी आपकी शो क्लासीफाई सिटीज़ मिल जाएंगी। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो आपको जेड क्लास मिल जाएगा। जेड क्लास में आप देखेंगे तो सैलरी पैकेज मिनिमम, मतलब कि आपका एचआरए बनेगा 9%, और किसी का फ़र्क नहीं है। तो एचआरए 9% बनता है, और टोटल बनती है आपकी 66,619 रुपीज़। तो इसमें आप 10,000 ऐड कर लेंगे तो फिर से आपके जो अलाउंसेस सेम है, आपके नर्सिंग अलाउंसेस आप किसी भी सिटी में काम करिए आपके वही सेम इक्वल मिलने वाले हैं। तो आपके कितने बन जाएंगे, 76,000। फिर से वही इसमें आपका टैक्स एंड आपका जो है एनपीएस वगैरह जो है कटना होता है, डिडक्शंस में आती हैं। तो आपको वही इनहैंड सैलरी आपको 66,000 के आसपास या 65,000 के आसपास मिल जाती है। वापस से आते हैं हम अपने लिंक के बाद आगे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। आते हैं यहाँ पर दो बात आती हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 2, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है। तो ग्रेड 2 कौन होता है, जैसे आप लोगों ने नॉर्सेट दिया है, तो नॉर्सेट देने के बाद आप लोग जो हॉस्पिटल में काम करोगे तो आप ग्रेड 2 पर लगोगे, लेकिन जब आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ग्रेड 1 पर चले जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 आप बन जाओगे, आपका ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। पहले अभी कितना 4600, फिर हो जाएगा आपका 4800। तो उसी तरह आप कैलकुलेटर में जाके अपनी सैलरी कैलकुलेट कर लोगे 4800 पे ग्रेड से। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं, वही बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम आपसे मांगा या फिर पोस्ट बेसिक बी प्रोग्राम मांगा हुआ है आपसे। ठीक है, और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। ठीक है, ग्रेड 2 बनने के बाद, समझ रहे हैं, ग्रेड 2 बनने के बाद, ग्रेड 2 नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट इज़ द एएनएस की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिनकी सैलरी होती है 5400 ग्रेड पे। ठीक है, 5400 ग्रेड पे। तो इनकी बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। आगे बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसमें से एटलीस्ट 3 साल कम से कम आपका 200 बेडेड हॉस्पिटल में एज ए वार्ड इंचार्ज या सुपरवाइजरी कैपेसिटी के साथ होना चाहिए आपका। डिज़ायरेबल क्या है, एमएससी। आपने एमएससी किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन से ग्रुप में आते हैं आप, ग्रुप ए में आते हैं, ये ग्रुप ए की जॉब होती है ना आपकी। तो नेक्स्ट इज़ द ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें एएनएस की सैलरी को लेकर कुछ बातें की गई थी। बातें क्या थी, वो प्रमोशन की थी कि सैलरी का प्रमोशन कैसे होगा आपकी, क्योंकि जब एएनएस थे, आपके जो एएनएस हैं आपको 5400 पे ग्रेड की सैलरी पे रखा जाता है। जैसे आपने देखा भी पीछे, आपने पीछे देखा कि आपको 5400 पे ग्रेड की सैलरी पे रखा जा रहा है ना। तो आपकी 5400 पे ग्रेड पे सैलरी में काम किया तो 5400 के पे ग्रेड पर आप काम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है कि आप जो नर्सिंग ऑफिसर हैं जो अपनी जो सर्विस दे देते हैं लगातार, ठीक है, अपनी फील्ड में, तो उसके बाद उनका एमएसीपी का बेनिफिट। एमएसीपी क्या है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, क्या है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसके तहत जो एप्लीकेंट है हमारे, मतलब कि एएनएस, उनको ग्रेड पे दिया जाएगा 6600 रुपये। समझ रहे हैं, मतलब कि आपकी जो नेक्स्ट प्रमोशनल ग्रेड पे होती है, आपका प्रमोशन नहीं भी हुआ है तो आपको नेक्स्ट प्रमोशनल ग्रेड पे आपको दे दिया जाएगा। इससे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्लियर कट जो लिखा हुआ है किस प्रकार से। यहाँ पढ़िए, द मैटर हैज़ बीन एग्जामाइंड इन द मिनिस्ट्री एंड इन द कॉम्प्लायंस विद द ऑनरेबल कैट
न्यू दिल्ली जजमेंट डेटेड 9/5/2012 पास ऑन द OA नंबर इतना इन सेपरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम नंबर इतनी डेट को डिसाइड किया गया है टू ग्रांट द बेनिफिट दिया जाए किसका, 3rd MSCP का मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम का, टू किसको, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को ऑन द कंप्लीशन 30 ईयर सर्विस। ये आपको 10 साल 20 साल 30 साल कंप्लीट होने पर दिया जाता है। अगर 10 साल कंप्लीट हो गए तो आपको प्रमोट किया सकता है, 20 साल हो गए तो आपका जो आपको ग्रेड पे बढ़ाया जा सकता है, 30 साल पे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे जो ANS के लिए 30 साल पर बढ़ाया जाएगा, 6600 किया जाएगा, जो मैं समझता हूँ सही नहीं है। पार्ट 2 में बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो आप कितनी सैलरी बन जाएगी, और तो इस तरह की जो है बेनिफिट एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इतनी पोस्ट नहीं निकलती है कि आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इतनी वैकेंसी नहीं निकलती है, इतनी पोस्ट नहीं बन पाती हैं कि सभी को ये पोस्ट मिल जाए। तो जो बाकी जो बच जाते हैं उनके लिए क्या करना होता है, इनके लिए 30 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद उनको 6600 पे ग्रेड पर सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, पर उनका पद वही रहने वाला है, ठीक है। तो अब बात हॉस्पिटल की हमने बहुत बात कर ली, अब हम थोड़ा सा आते हैं टीचिंग संस्थान की तरफ। तो इसके लिए आपको करनी पड़ती है मास्टर एजुकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब कि MSc के लिए, है ना। तो आपने यदि BSc नर्सिंग किया है तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एम्स के लिए। एम्स आपसे कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं करता है, और या कुछ दूसरे संस्थान है 1 ईयर का एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं उससे ज़्यादा की। ऐसी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में आपसे 1 से 2 ज़्यादा साल की डिमांड की जाती है। जैसे आपके एम्स, जिपमर, KGMU में आप जो अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं MSc नर्सिंग के लिए। जैसे यहाँ एक मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दिया है, मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है, कैंडिडेट शुड हैव अंडरगोन द BSc नर्सिंग और BSc ऑनर्स या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए INC रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज द RN/RM, ठीक है, या इक्विवेलेंट किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। साथ ही में छात्र को क्या चाहिए, 55% मार्क्स, समझ रहे हैं आप, 55% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर SC एंड ST। तो ये मार्किंग जो है आपकी संस्थान से संस्थान वेरी करती है, लेकिन 55% इज स्टैंडर्ड कि आपको MSc करनी है तो 55% तो आपके पास होने ही चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है BSc नर्सिंग से, एंड मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है पोस्ट BC नर्सिंग से। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग ट्यूटर की, आप MSc की है, आपने आप नर्स कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाएंगे, तो एज ए पोस्ट आपकी सबसे छोटी पोस्ट लगती है आपकी नर्सिंग ट्यूटर की लगती है। और नर्सिंग ट्यूटर की बात ही बस है छोटी पोस्ट, लेकिन सैलरी आपकी लेवल 10 की बनती है। आप जब देखेंगे तो आप लिंक में, तो आपको वाकई मज़ा आ जाएगा कि दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए BSc नर्सिंग, मोर देन 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, या फिर MSc नर्सिंग है तो फ्रेशर, या फिर कुछ संस्थान आपसे टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज में BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपका किया होना चाहिए, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए मिडवाइफ, ठीक है। द मिनिमम ऑफ द 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग आफ्टर द ऑब्टेनिंग BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन। जब आप BSc नर्सिंग क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे, मतलब कि आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके 3 साल बाद आप ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप यहाँ पे एक कॉलेज में एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो वही मैंने कहा ना, आपके संस्थान तो संस्थान कई बार वेरी करता है आपका। जैसे अब यहाँ बात करें तो ये UPSC का है ना, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उन्होंने वैकेंसी निकाली है 14 वैकेंसी, किसके लिए, ट्यूटर के लिए, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कहाँ, लेडी हार्डिंग, सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो इस तरह से निकली आपकी वैकेंसीज़। तो मेन मुद्दे पर आते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, लेवल 10 की पे मैट्रिक्स पर आपकी होगी। आपसे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे मास्टर डिग्री चाहिए नर्सिंग में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मतलब कि फ्रेशर MSc अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो होंगे विद द 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द नर्सिंग कॉलेज रिकॉग्नाइज बाय द INC। इसलिए UPPSC की जो जॉब है बहुत बढ़िया रहती है, आप हासिल कर सकते हैं, आपको कम एक्सपीरियंस में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। ये ड्यूटीज़ जो हैं ये मैंने अलग से ये स्लाइड रखी है, एक तो जो नए छात्र हैं उनके लिए भी, और जो पुराने ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी,
क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनके काम क्या हैं। तो आपके काम क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर आर रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द टीचिंग प्रोग्राम इन कॉलेज, प्लानिंग फॉर द स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वार्ड असाइनमेंट, वार्ड टीचिंग प्रोग्राम जो नहीं होते हैं, विद द कॉपरेशन एंड द कोलैबोरेशन ऑफ वार्ड सिस्टर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स, मैंने तो भी सेमिनार नहीं किया आज तक ज़िंदगी में अपने। रेगुलर विजिट टू हॉस्पिटल वार्ड, जो कि नहीं करते हैं नर्सिंग ट्यूटर। एंड डिपार्टमेंट, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, है ना, ये तो बहुत मेंटेन होते हैं आईएनसी के नाम पर कि आपके अटेंडेंस और आपकी यूनिफॉर्म मेंटेन होने चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। तो आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पोस्ट होती हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो कहीं कहीं पर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग ट्यूटर एक ही होते हैं और कहीं कहीं पर ये अलग अलग होते हैं। तो ये मिलती है लेवल 8 ग्रेड पे मिलती है, और नर्सिंग ट्यूटर को सैलरी जो मिलती है लेवल 10 पे मिलती है। लेकिन कहीं कहीं दोनों कंबाइंड होते हैं, एक ही बंदा ही क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की भी ड्यूटी निभा लेता है और वो सैलरी होती है लेवल 10, 54 पे ग्रेड। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 11, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो लेवल 12, और प्रोफेसर कम प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इनकी सैलरी होती है लेवल 13। दैट इज़ द मैक्सिमम सैलरी इन नर्सिंग जगत। तो लेक्चरर के लिए मतलब प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज संस्थान से, रजिस्टर्ड होने चाहिए, RN रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ, आपने देखा होगा RN, YS नाम है चैनल का, रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, YS। तो ये भी, इस पर भी कभी बात की जाएगी, आज ही पार्ट में बात कर लेंगे, अभी बात कर देते हैं कि रजिस्टर्ड नर्स जो हम अपने नाम के आगे RN क्यों नहीं लगाते हैं। तो RN क्यों नहीं लगाते हैं, RN का कोई कुछ हम पूछ लेगा हमसे, RN क्या होता है? रजिस्टर्ड नर्स। अच्छा, तो आप नर्स हैं, मतलब आप 15-20 हज़ार कमा लेते होंगे, प्राइवेट में काम करते होंगे, नौकरी का कोई पक्का ठिकाना है नहीं। इस तरह की इमेज है हमारी सोसाइटी में, और इसी इमेज से बचने के लिए हम अपने नाम के RN अपनी पहचान नहीं लगाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो नर्सिंग जगत से जुड़े हुए हैं और किसी प्राइवेट संस्थान में 15-20 हज़ार पे काम कर रहे हैं, पहली बात, आप अपने को नर्सिंग प्रोफेशनल कहना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, या तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर XYZ कर लो, लेकिन RN मत लगाना, ठीक है। डॉक्टर XYZ सैलरी 15-20 हज़ार वो चलेगी, एक्सेप्टेड है। अपने को फिर नर्सिंग का मत बोलना है ना कि मैं नर्सिंग प्रोफेशनल, समझ रहे हैं आप। नर्सिंग प्रोफेशनल का मतलब होना चाहिए, जो इस चैनल का जो मेरा एकमात्र पर्पज़ है, कोई भी सुने नर्सिंग प्रोफेशन मतलब एटलीस्ट सैलरी इस बंदे की 70,000 तो है, ठीक है। तो क्योंकि समाज जो है ना बाहरी आवरण को देखती है, उसी पर जजमेंट करती है वो। तो जो कहते हैं ना समझ, जो हर चीज़ जो है पैसे से तोली जाती है, तो ये भी आज जो है जो स्टेटस है वो आपका सैलरी से काउंट किया जाता है। तो कौन सा प्रोफेशन कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, ठीक है। अब जैसे किसी, अच्छा क्या काम करते हैं आप, क्या काम करता है कोई बेटा, नर्स है, ओहो हो, अभी ये निकलना चाहिए, अच्छा आपको बेटा क्या नर्सिंग ऑफिसर है, ओ वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। तो इस तरह का एक एटीट्यूड जो है आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है, जो भी नहीं है हमारे फील्ड में। क्यों? लोगों को अवेयरनेस नहीं है। वो जब सुनते हैं नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी जो है लाखों में होती है, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशनल वो लाखों में अर्न कर रहे हैं, तो उनको यकीन ही नहीं होता है, वो कहते हैं ये बंदा फेंक रहा है। तो इस चीज़ को हमें सेटअप करना है, ठीक है। इन लोगों ने जो 15-20 हज़ार में प्राइवेट में काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी जो इस नर्सिंग प्रोफेशन की इमेज को डैमेज किया हुआ है। इन्होंने डैमेज तो कर दिया है अनजाने में, लेकिन सुधारने में कई जनरेशन लगने वाली है। तो अगर हम आज ही जाग जाएं तो ये आने वाले 3-4 जनरेशन में सुधर ही जाएगी हमारी जो इमेज है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर, ये लंबा टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। तो इसलिए ज़रूरत है पहले तो आप अपने को एटलीस्ट नर्सिंग ऑफिसर से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं, अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस, अपनी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग रखें कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, नर्सिंग ग्रेजुएट हों आप, और नर्सिंग ग्रेजुएट होने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेज एग्ज़ाम दें और उसे क्रैक करें, और लेवल 7 की सैलरी के साथ नर्सिंग ऑफिसर बने, और सबको बताएं कि यस मैं गर्व से RN XYZ हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, ठीक है। तब जाके हमारी जो है स्थिति कुछ इम्प्रूव होगी। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ द, बात कर लेते हैं कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है आपको। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 5 साल की एक्सपीरियंस की, जिसमें मिनिमम 2 ईयर टीचिंग होना चाहिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट, समझ रहे हैं आप। आपने PG की डिग्री ली और उसके बाद कम से कम 2 साल अपने टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए MSc लेने के बाद। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री चाहिए आपको विद द एडवांस स्पेशलाइजेशन ऑन नर्सिंग। तो कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट करता है, वैसे एमएससी जो आपकी थी वो स्पेशलाइज्ड ही हो जाती है कि एमएससी इन ओबीजी, एमएससी इन पीडियाट्रिक्स, एमएससी इन एमएससी, तो स्पेशलाइज हो जाती है। मस्ट बी रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द नर्सिंग फील्ड में आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज नर्स, मतलब कि RN RM, आउट ऑफ विच 7 years मस्ट हैव स्पेंट इन द नर्सिंग एजुकेशन। आपने 7 साल एजुकेशन लगनी चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर ऑब्टेनिंग द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 7 साल आपके यहाँ इस प्रकार से होनी चाहिए। आपका ग्रेड पे 8700 बात हो चुकी है। ओके, तो अब आ चुका है सेक्शन 2, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा कि सेक्शन 2 क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए, किस तरह से बदलाव हमें चाहिए हमें नर्सिंग फील्ड में। तो सबसे पहली बात तो हमारे नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉलेज में जाइए, जो कॉलेज वाले, जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, उन्हें बस छात्रों के एडमिशन से मतलब है। वो बच्चा आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ नहीं पता है। तो और जब गवर्नमेंट में है वहाँ तो उनको बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है, बस बच्चा आ रहा है जा रहा है, अटेंडेंस बच्चे की पूरी होनी चाहिए 100% एज पर एनसी प्रोटोकॉल। स्टूडेंट करियर काउंसलिंग, स्टूडेंट करियर काउंसलिंग नहीं होती है कॉलेजेस में, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। छात्रों को पता ही नहीं होता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ छात्रों की काउंसिल 2 बार होनी चाहिए, एक तो फर्स्ट ईयर में, एक 4th ईयर में। फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए जब बच्चे आते हैं नए नए एडमिशन लेते हैं, ताकि वो अपना गोल निर्धारित कर सके कि उन्हें टीचिंग फील्ड में जाना है या क्लिनिकल फील्ड में जाना है। इसी तरह 4th ईयर में उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह से कम समय बचा के सही समय पर सही फील्ड चुन सकें और उसके लिए सही क्वालिफ़िकेशन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकें। वरना बच्चे कितने कंफ्यूज रहते हैं कि मैं पीजी करूं या नॉर्सिट दूं, पीजी करूं। इस चक्कर में उनका कई बार जो है टाइमिंग नहीं मिल पाता है। मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि आप नॉर्सिट और पीजी दोनों साथ साथ किस तरह से आप कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट था गवर्नमेंट का अटेंशन टुवर्ड्स नर्सिंग कॉलेज। गवर्नमेंट का अटेंशन नर्सिंग कॉलेज पर बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आप कभी नहीं सुनेंगे गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट नर्सिंग कॉलेज खुलवाया। पहले मेडिकल कॉलेज खुलेगा फिर नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, समझ रहे हैं आप? पहले मेडिकल कॉलेज खुलेगा फिर नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। कभी भी इंडिपेंडेंटली नर्सिंग कॉलेज नहीं खुल रहा है। जब उनका एक कॉलेज नहीं खोल रहे हैं तो यहाँ पर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनमें बनने वाली वैकेंसी पर ध्यान नहीं दिया जाता उनका। तो इस प्रकार से पूरी तरह से गवर्नमेंट का अटेंशन नर्सिंग कॉलेज पे नहीं है। दूसरी बात अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ की वो ये है इंटीग्रेटेड टीचिंग। मैं इंटीग्रेटेड टीचिंग चाहता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ देखा, जो ट्यूटर है हमारे, उन ट्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वार्ड में भी जाके बच्चों पर एक नज़र होनी चाहिए, उनको एक काम होना चाहिए, वहाँ पे उनका कॉपरेशन होना चाहिए, क्योंकि जो है रियलिटी में नहीं मिल रहा है। होता क्या है बेसिकली, जो 7 से 1 बजे तक 1 PM जो बच्चा हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा है, 1 से 2 आपका लंच हो रहा है और 2 से 5 आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो इंटीग्रेटेड टीचिंग का मतलब ये है कि जब वो नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है, वो नर्सिंग प्रोफेशनल्स जैसे स्टाफ जो हमारे हैं, जैसे इंचार्ज हैं, जिन्होंने अच्छी क्वालिफ़िकेशंस प्राप्त की हुई हैं, ठीक है, तो उनको टीचिंग के कार्य में लगाया जाए इस 2 से 5 के टाइम पीरियड में। इससे बच्चों को डुअल नॉलेज मिलेगी, एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी प्लस क्लिनिकल नॉलेज मिलेगी। अभी जो टीचर हैं वो बच्चों को क्लिनिकल नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। वो समझते हैं कि बच्चे हॉस्पिटल ड्यूटी में जाके क्लिनिकल नॉलेज ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ऐसा उनका भ्रम है। लेकिन सत्य क्या हो रहा है? सत्य ये हो रहा है कि बच्चा 7 से 1 तक जाता है, वहाँ के इंचार्ज सोचते हैं हमारे लिए एक जो है हमारा असिस्टेंट आ गया है। वो कभी नहीं सोचते हमारा एक स्टूडेंट आया है, हमने सीखा है। वो बस कहते हैं कि आप बैक साइड जाइए, अपने आप काम करिए और काम करते करते सीखिए। लर्न बाय डूइंग विदाउट एनी गाइडेंस। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है अपने आप में। वहाँ बच्चे को गाइड करने के लिए कोई भी नहीं होता है। सो
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड टीचिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ द इंडिपेंडेंट नर्सिंग कॉलेजेस। इंडिपेंडेंट नर्सिंग कॉलेजेस जिसकी बात करना चाहूँगा कि नर्सिंग कॉलेज में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं देखते हैं, जो इसकी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कॉलेज नर्सिंग, ये मेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कॉलेज नर्सिंग के आगे क्यों लिखा हुआ है? ये आगे देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कॉलेज नर्सिंग RML, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कॉलेज नर्सिंग सफदरजंग, ये क्या मतलब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना एलिजिबल हो कि वो नर्सिंग के लिए फ़ैसले ले सके। हमें उन MBBS डिग्रीधारियों की आवश्यकता है अपने कॉलेज चलाने के लिए। इसका मतलब ये है, इसका एक एग्जांपल मैं और दिखाना चाहूँगा। IMS कॉलेज नर्सिंग SSH BHU, IMS मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वही MBBS डिग्रीधारकों को, मेरे उनसे किसी को पर्सनल कोई इशू नहीं है। बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, हम अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप हमारा ध्यान रखने की एवज में जो आप हमारा शोषण कर रहे हैं उसे करना बंद करिए। कहने का मतलब ये है। कॉलेज नर्सिंग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे IMS इज़ द गार्जियन ऑफ कॉलेज नर्सिंग BHU। सारे फैसले आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? इन्हीं फैसले की वजह से मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ BHU में, जो फाइनल ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं BSc नर्सिंग के, इनके सिलेबस में 25 डिलीवरीज होती हैं। लेकिन इन्हीं IMS जो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी है, हमारे गार्जियन ऑफ कॉलेज नर्सिंग, इनकी कृपा से एक भी नर्सिंग छात्र ने एक भी डिलीवरी कंडक्ट नहीं कराई है। कंडक्ट तो दूर की बात है, ऑब्जर्व भी नहीं करी है। आपको जब स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना जाते तो आपको मिलता है RN/RM का टैग कि आप तो रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं। यू आर रजिस्टर्ड एज द रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। डिलीवरी आपको एक नहीं आती है, डिलीवरी आपने एक कंडक्ट नहीं करी, तो किस बात का रजिस्टर्ड मिडवाइफ? किस बात की रजिस्टर्ड मिडवाइफ? और जो आपकी जो बुकलेट होती हैं जिसमें आपको डाटा भरने होते हैं कि हाँ जी प्रैक्टिकल बुक होती है आपकी, उसमें आप फर्जी डाटा भरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि जी हमारे सरताज ये हैं, हमारे लिए फैसला ये लेते हैं, और ये अपने छात्रों को प्रमोट करते हैं। जो कि हमारे गार्जियन बने फिरते घूमते हैं, ये अपने छात्रों को प्रमोट करते हैं कि जी हमारे छात्र करेंगे तो हमारे छात्र सीखेंगे। ये सीख के क्या करेंगे? जो कि अपने आप में ही बहुत बुरी शक्ति है। तो हियर वी कैन से दैट नर्सिंग कॉलेजेस आर पैरासाइट ऑन मेडिकल कॉलेजेस, या दिखता है लेकिन रियलिटी ये है कि मेडिकल कॉलेजेस आर पैरासाइट ऑन कॉलेज नर्सिंग। जब बेनिफिट की बात करें, लेकिन खुलने की बात करें कि इस तरह से खोले जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने तो यही बना रखा है कि कॉलेज नर्सिंग आर द पैरासाइट ऑन मेडिकल कॉलेज, बट इन रियलिटी मेडिकल कॉलेजेस आर पैरासाइट ऑन द नर्सिंग कॉलेजेस। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग नर्सिंग बॉडीज़। हमें रिक्वायरमेंट है स्ट्रॉन्ग नर्सिंग बॉडीज़ की। स्ट्रॉन्ग नर्सिंग बॉडीज़ का एक एग्जांपल मैं शो करना चाहूँगा। हेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज स्पेसिफाइड इन द INC एक्ट 1947, INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इंक्लूड द नर्स मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय कंसर्न स्टेट नर्सिंग काउंसिल and representative faculty member elected by the faculty member of nursing institution nominated honorable Lok Sabha and Rajya Sabha MPs etc. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ पे the term of the members including president and vice president of INC is 5 years. बट यहाँ एक शख्स की बात कर रहे हैं, T दिलीप कुमार, जिनके आगे नाम के आगे ना ही RN है, मतलब कि ये नर्सिंग प्रोफेशन से नहीं है। दूसरा, ना ही इनके आगे नाम पे डॉक्टर है, मतलब ये PhD डिग्री धारक भी नहीं है। ये पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आप जब भी आप कोई भी डाटा सर्च करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ INC, एक ही नाम आपको कई दशकों से मिलेगा, T दिलीप कुमार। क्यों है पता नहीं, इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं। बात करें तो अगर अच्छा काम कर रहे होते तो 80-20 ऐसी जो सिचुएशंस नहीं आती। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये
द काउंसिल हैज़ बीन फंक्शनिंग सिंस देन, इट इज़ अ ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, जो काउंसिल है आपकी INC एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टिल आप 80-20 झेल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे कितने जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें बहुत ही लाचारी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कितने सारे जो कॉलेजेस हैं वो बिलो स्टैंडर्ड हैं, उनका इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, लेकिन वो चल रहे हैं। और इन सब की एक झलक दिखाते हैं इस लिंक के साथ आपको। नर्सिंग काउंसिल राइट टू PMO डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रेसिडेंट T. Dilip Kumar, current president of Indian Nursing Council, is accused in a ₹225 crore corruption case which came to light in 2006. Nursing council from across the country have written to Prime Minister of the office PMO demanding the immediate removal of T. Dilip Kumar, current president of the Indian Nursing Council. तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस प्रोफेशन को खोखला कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ है, जो बदलाव है जिनकी हमें आवश्यकता है। एंड हेयर वन मैसेज फॉर यू, RNYs don't want you to subscribe, like and share, but the thing only want is whatever you learn from here। जो भी आप यहाँ सीखते हैं, अगर आपको समझ में आता है अच्छे से तो इस पर बात करिए, दूसरों को बताइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन इज़ शेयर द लिंक। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।